हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम डिटेल जानकारी देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखिए, ये है आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी, मतलब ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। ठीक है, इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको www.ibps.in इस वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो देखिए, इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो है 21 अगस्त 2024। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी वो भी आप 21 अगस्त 2024 तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो सितंबर 2024 को होगी। ठीक है, जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 1 हफ्ते का वो ट्रेनिंग होता है। ठीक है, सो उसके बाद बात करते हैं प्री एग्ज़ाम की, तो वो होगा अक्टूबर 2024 में। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री का होगा वो होगा अक्टूबर 2024 में। ठीक है, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा प्री एग्ज़ाम का वो भी अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा नवंबर में। एंड उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो दिसंबर या जनवरी में आ जाएगा। एंड इंटरव्यू भी आपका जो होगा वो होगा जनवरी या फिर फरवरी 2025 में। ठीक है, एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होता है वो होगा 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एज लिमिट की। तो देखिए, 1 अगस्त 2024 को बेस डेट मानकर आपको आपकी एज काउंट करनी है। ठीक है, मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 20 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स, मतलब 20 से लेकर 30 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया है कि 2 अगस्त 1994 से पहले के बॉर्न नहीं होनी चाहिए। एंड 1 अगस्त 2004 के बाद के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म ये फिल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब 20 ईयर से 30 ईयर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड पर्टिकुलर रिजर्वेशन कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया है। सो देखिए, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए 3 ईयर्स, PWD कैंडिडेट्स मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनके लिए है 5 ईयर्स। ठीक है, सो मतलब 30 ईयर्स के जो मतलब रिजर्वेशन कैंडिडेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह वो मतलब तैयार रखने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो काम आते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो देखिए, यहाँ पे एक डेट दी है 21 अगस्त 2024। इसका मतलब ये है कि इस डेट तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज मेंशन करने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक डिग्री मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका हो चुका है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट अब तक नहीं आया है लेकिन 21 अगस्त तक आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप ये फॉर्म डेफिनेटली फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और एक यहाँ पे दी है, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने मुझे पिछले टाइम भी कमेंट करके पूछा था कि उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन मतलब लास्ट ईयर के मार्क्स मेंशन किए हैं वहाँ पे। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको तीनों मतलब जो भी आपके ग्रेजुएशन की ईयर्स है, मतलब 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, उसके सबका एग्रीगेट मार्क्स आपको वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने सिर्फ लास्ट ईयर के ही मार्क्स वहाँ पे मेंशन किए उन्होंने, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। आप जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे दिया है कि ऑल सब्जेक्ट इन ऑल सेमिस्टर, मतलब जितने भी सेमिस्टर हुए उनके ऑल मार्क्स आपको काउंट करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करके उसके परसेंटेज निकाल कर आपको वो एग्रीगेट वहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे दिया है क्रेडिट हिस्ट्री। इसका मतलब ये है सिविल स्कोर वगैरह, कि अगर आपने किसी बैंक से वगैरह लोन लिया है तो आपने अगर वो मतलब पे नहीं किया है अच्छे से, तो वो आपको NOC सर्टिफिकेट वगैरह वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मतलब दिखाना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो आपने अगर कहीं से लोन लिया है किसी बैंक से वगैरह तो आप अपनी सिविल हिस्ट्री अच्छे से रखिए। ठीक है, फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ एंड अदर्स के लिए है 850 रुपीज़। ओके, अब बात कर लेते हैं
इसके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 3 फेज़ पर एग्ज़ाम होगा। पहले तो होगा प्री एग्ज़ाम, फिर मेंस एंड देन इंटरव्यू। अब प्री एग्ज़ाम में आएगा आपको इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ठीक है। इसका जो मीडियम रहेगा, इंग्लिश का जो पेपर आएगा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का, वो आपको इंग्लिश में ही दिखेगा। बाकी क्वांट एंड रीजनिंग में आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दिखेगा। एंड इसमें जो है वो सेक्शनल टाइमिंग भी है 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, ठीक है। टोटल 60 मार्क्स आपको 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया रहेगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है और सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना है। मतलब देखिए जैसे 30 में से आपको इंग्लिश में 5 मार्क्स अगर कट ऑफ है तो आपको 5 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर इंग्लिश में आपके 4 मार्क्स है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको। उसके बाद बात करेंगे मेंस एग्जाम की। तो मेंस में आएगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जीए, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें 45 क्वेश्चंस रीजनिंग में होंगे, उसके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। एंड ये जो इसका पेपर का मीडियम रहेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। जीए में होंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब जो कौन का पेपर है उसमें रहेंगे 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 155 एंड उसके मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो होंगे 200, ठीक है। टोटल 3 आवर्स का टाइमिंग रहेगा। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर रहेगा। तो उसमें ऐसे एंड लेटर राइटिंग भी आता है, तो वो आपको पेपर पर कंप्यूटर पर टाइप करना होता है, ठीक है। तो उसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके मार्क्स भी कैलकुलेट होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए। एंड उसके बाद होता है इंटरव्यू, ओके। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। सो देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक, ये 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है, ठीक है। अब जहाँ पे भी आपको एनआर दिख रहा है उसका मतलब है नॉट रिपोर्टेड। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे 0 वैकेंसीज है, वहाँ पे वैकेंसीज है या नहीं है तो वो बाद में वो बैंक जो है वो मेंशन करते हैं। अभी उनके पास अगर रिटायरमेंट के मतलब कैंडिडेट्स वगैरह है तो वो बाद में डाटा एनालिसिस करके वो फिर बाद में मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि वहाँ पे 0 वैकेंसीज है, ठीक है। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। और ये जो लिस्ट है वो एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट है, ठीक है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।